वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। उसके बाद अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, जहां बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की भी। उसके बाद एंड में करेंगे अपन इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो बच्चों, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और वहां पे मैंने आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट से कनेक्ट कर दिया था कि इक्विपोटेंशियल क्या चीज होती है। वहां अपन ने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजिशन पे, एक्सियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, हर पॉइंट पे 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना था, 0 बना था, और वर्क डन भी कितना बना था, 0 बना था। तो मैंने वहां आपको बताया था कि जो इस टाइप का सरफेस होता है, जिस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस एज अ रिजल्ट 0 बनता है, और किसी भी टेस्ट चार्ज को उस सरफेस में मूव करने में वर्क डन भी कितना होता है, 0 होता है। उस टाइप के सरफेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, इफ वी ड्रॉ अ सरफेस इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होना चाहिए ऑल द पॉइंट्स पे of the surface, it is called an equipotenशियल surface। उस सरफेस को अपन क्या बोल देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जो डायपोल वाला केस अपन ने पिछले लेक्चर में किया था। अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज बोल दो या इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ ऐसी बातें बोल दो जो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, पहली बात कि किसी भी सोर्स चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बच्चों, KQ/R। ठीक है, के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपना कूलम्ब कांस्टेंट है। तो जब तक ये R कांस्टेंट रहेगा तब तक ये पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। बोलो भाई, सही बात है क्या? जब तक R डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब तक पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। मान लेते हैं मेरे पास में एक सोर्स चार्ज Q है, यहाँ पे ये मे भी पॉजिटिव हो सकता है, मे भी नेगेटिव हो सकता है। इस सोर्स चार्ज को मैं किसी स्फीयर का सेंटर मानते हुए एक R रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लो R रेडियस का मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे, स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बताओ कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? भाई कांस्टेंट होगा। KQ/R, हर पॉइंट पे रेडियस कितनी है, R। अच्छा सा सिमेट्रिक गोल मटोल स्फीयर होना चाहिए ताकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। और R भी तभी सेम होगी जब सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल या स्फीयर होगा अपना। अगर एसिमेट्रिक होगा, मान लो कहीं पे R कम है कहीं पे ज्यादा है, तो फिर पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा हर पॉइंट पे। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को अपन क्या बोल देंगे, इस स्फेरिकल सरफेस को क्या बोल देंगे, इस सोर्स चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही मान लो मैं एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर कर सकता हूं। ये कुछ R, मान लो ये R है तो ये R1 हो गया, R2 हो गया, कोई भी इससे ज्यादा रेडियस का। ऐसे मान लो मैं तीसरा कंसिडर कर सकता हूं, ऐसे ही मान लो मैं चौथा कंसिडर कर सकता हूं। समझ रहे हो? तो ये सोर्स चार्ज है, ये जो अपना स्फीयर S1 है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। ये जो स्फीयर S2 है, ये वाला भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। हाँ, इससे थोड़ा कम होगा भाई, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो गई, तो रेडियस इंक्रीज होने पे पोटेंशियल भी गिर गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन ये स्फीयर अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। फिर मान लो मैंने ये स्फीयर बनाया S3, इस स्फीयर की रेडियस और भी ज्यादा है, तो पोटेंशियल और डिक्रीज होगा, लेकिन ये सरफेस कि हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि R कांस्टेंट है इसके लिए। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे ही S4 जो है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो सिंगल सोर्स चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अपन बना सकते हैं सिमेट्रिक स्फीयर्स। सिमेट्रिक स्फीयर्स बनाते जाओ तो वो आपको क्या बताएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब आप देख रहे हो कि भाई जो चार्ज के पास वाले स्फीयर्स हैं उनमें मैंने डिस्टेंस कम रखा है। ये देखो, ये डिस्टेंस मैंने कम रखा है, ये देखो डिस्टेंस कम रखा है। फिर जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है आपका,
इंक्रीज होता जा रहा है। ये चीज़ आपने नोट की डायग्राम में, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस मैंने और ज़्यादा बनाया है, ये थोड़ा सा कम है, ये और कम है, ये और कम है। ऐसा क्यों किया? इसका भी एक रीज़न होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो अपनी बनती है वो क्या बोलती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि नियर द सोर्स चार्ज, ध्यान से सुनना, नियर द सोर्स चार्ज मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेज में स्पेसिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इनके बीच की स्पेसिंग कम होगी नियर द सोर्स चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों भाई? देखो अभी बताते हैं आपको। देखो नियर द सोर्स चार्ज स्पेसिंग क्या हो जाती है कि पोटेंशियल सरफेस की कम हो जाती है। जैसे मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है पॉजिटिव ऑफ क्यू, इस सोर्स चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होती जाएगी और मैं बोल दूं पोटेंशियल भी वीक होता जाएगा। बोलो सही बात है क्या? ठीक है भाई। मान लो मैं यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ इस जगह, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे मान लेते हैं अपन, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है मान लो 2 माइक्रोवोल्ट है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, आर डिक्रीज हो रहा है ना, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। मान लो यहाँ पे जो अपना पोटेंशियल बना वो 4 माइक्रोवोल्ट बन गया, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और दूर चले, अब ध्यान रखना जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के पास जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप जैसे इस पास में चलो, मान लो यहाँ पे आपका जो इक्विपोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो गया, मान लो 10 माइक्रोवोल्ट हो गया। फिर आप जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ही दूर चले कि 30 हो गया, 30 माइक्रोवोल्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ही दूर चले कि यहाँ मान लो यहाँ पे 70 माइक्रोवोल्ट हो गया। समझना बात को, जैसे जैसे आप पास आ रहे हो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देता हूं। मान लो यहाँ मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया जो स्फीयर है या जो भी है, यहाँ मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया 2 माइक्रोवोल्ट पे। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने यहाँ बना दिया 4 माइक्रोवोल्ट पे। इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 2, इस सरफेस के हर पॉइंट पे 4, इस सरफेस के हर पॉइंट पे 10, इस पे 30, इस पे 70। देखो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और बना देता हूं, मान लो 3 माइक्रोवोल्ट का। समझ गए? अब बात करते हैं यहाँ की 10 और 30 की। यहाँ 10 से 30 हो गया, अब थोड़ा सा ही आगे चले कि पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा और आगे चले पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो क्लोजली स्पेस्ड होते जा रहे हैं। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है तो ये क्लोजली स्पेस्ड होते जा रहे हैं। देखो 10 और 13 के बीच में बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, 11, 12, 13, 14 बहुत सारे बनेंगे। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे सरफेस बनेंगे। तो जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के पास गए क्या होता गया, इनके बीच की स्पेसिंग कम होती गई, क्योंकि थोड़ा सा आगे चलती पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा सा आगे चले और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो आपको हर स्टेप पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। कोई बोलेगा तो वो सरफेस बहुत पास पास ही तो बनेंगे। भाई दूर जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, इस टाइप से डिक्रीज हो रहा है ना, कम है। पास आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ज्यादा है। थोड़ा सा आगे चले पोटेंशियल ज्यादा, थोड़ा सा आगे चले पोटेंशियल ज्यादा। तो आपको हर पॉइंट पे एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपका उन सरफेस के बीच की स्पेसिंग भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन सोर्स चार्ज से दूर क्या होगा, आप थोड़ा दूर चलोगे तब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो उनके बीच की स्पेसिंग भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी अपनी ये बोलती है बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, उन इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग डिक्रीज होती जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है, या नियर द सोर्स चार्ज। आप सोर्स चार्ज के जितना पास चलोगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, तो स्पेसिंग भी क्या होगी आपकी बच्चों, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये बात हुई दूसरी प्रॉपर्टी की। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में एक बात और बता देते हैं आपको। जैसे मान लो ये एक सिंगल सोर्स चार्ज था, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या थे, स्फेरिकल सरफेसेस थे, बहुत सारे कंसंट्रिक स्फीयर्स थे। मान लो इस टाइप के बहुत सारे चार्ज जो है वो किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस केस में जो सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल का वो क्या बनेगा, सोचो भाई। ये जो चार्ज है, इस चार्ज के लिए मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना दूं, इस चार्ज के लिए ये बना दूं, इसके लिए ये बना दूं, ऐसे बना सकते हैं। तो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बन जाएगा अपना, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे देखो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, आर सेम, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कंसंट्रिक सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर ये मान लो, ठीक है, एक सिलेंडर आप और बना सकते हो, सारे सिलेंडर क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है। ये बात हुई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इसको मिटा देता हूं एक बार। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, ऑलवेज नॉर्मल होगी या परपेंडिकुलर होगी। या ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, देखो इसका भी आपको रीजन बताते हैं। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रखा हुआ है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। सेकंड केस आपको देते हैं कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रखा हुआ है जो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं कहलाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ऐसा क्यों, देखो भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी यही तो है, मेन प्रॉपर्टी यही है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप एक चीज मानो कि मान लो इधर कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है, इस तरफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन से इस सरफेस का हर पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है बच्चों, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होगा। अब इस केस की बात करो, देखो इस केस में ये वाला जो पॉइंट है इस सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा दूर है, ये वाला क्या इस सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास में है, मतलब ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है, ये थोड़ा सा बाहर है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, मान लो हाइयर होगा VA, इसका पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। ऐसे मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि इधर कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ है बहुत सारा, तो ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुई इस तरफ, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग रीजन में है, ये वाला थोड़ा सा वीक रीजन में है, सोर्स चार्ज से दूर है, तो यहां पोटेंशियल कम होगा, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी ना बना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बना ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना अगर परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। नहीं समझ रहे, देखो ऐसे समझो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको ऐसे समझो, मान लो ये आपके पास कोई भी सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो कोई भी एंगल बना रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कोई भी एंगल बना रही है, मान लो थीटा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट तो ये बनेगा जो परपेंडिकुलर होगा, एक कंपोनेंट बच्चों ये तो बनेगा ये वाला जो इस सरफेस के पैरेलल होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल थीटा पे अगर इंक्लाइंड है तो 90 डिग्री नहीं है। अब देखो जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये सरफेस है, इस सरफेस के जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वो इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्रिएट करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। कैसे, मैं मान लो यहाँ कोई सोर्स चार्ज रखता हूँ इस जगह Q0, ठीक है, या मान लो यहाँ मैंने कोई सोर्स चार्ज रखा इस जगह Q0, वो टेस्ट चार्ज, यहाँ कोई मैंने टेस्ट चार्ज रखा Q0, ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेगा कि नहीं करेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, टेस्ट चार्ज को अपने साथ लेके जाती है। चलो भाई चलते हैं, ये जानते हैं अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही टेस्ट चार्ज मूव करेगा, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इसका, जिस पे इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। और कोई भी चार्ज बच्चों तभी मूव करता है जब दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं किसी चार्ज को यहां रख दूं, तभी वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट होगा वो इस सरफेस पे क्या करेगा, पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यूज क्रिएट करता जाएगा।
जैसे ही आपको टेस्ट चार्ज रखोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसका मतलब इस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है, क्योंकि अपना टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो किसी एंगल पे होनी चाहिए और पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मजा नहीं आ रहा सर, फील नहीं आ रहा, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अभी दिलवाते हैं, देखो फील अच्छे से, फील दिलवाते हैं इस बात की, एकदम अच्छे से फील दिलवाते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ में। बात करते हैं अपन रिलेशन की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अपना पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिश्ते की बात कर लेते हैं। मेरा मतलब है उनका जो रिलेशन है वो डिराइव कर लेते हैं। सर मेरे भी रिश्ते की बात कर दो, करेंगे भाई, रुको। तो रिलेशन अपन पहले फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। मैं वही प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना, उसी प्रॉपर्टी को डिराइव कर रहा हूं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है। कौन सी? कि हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, या बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। उसी प्रॉपर्टी को फील्ड दिलवा के मैथमेटिकली प्रूव करवा रहा हूं इस रिलेशन से, साथ में रिलेशन भी फाइंड हो जाएगा और वो बात भी समझ में आ जाएगी। देखो मान लो मेरे पास में कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो थीटा डिग्री पे ओरिएंटेड है। ये मानो कोई पॉइंट बी है, ये मानो कोई पॉइंट ए है, समझना। देखो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट जो है वो बी है, ये पॉइंट ए है। मैं किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके आ रहा हूं भाई। ये पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मैं किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को लेके आ रहा हूं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने बी से ए तक का मान लो कितना डिस्प्लेसमेंट किया भाई, डीएल किया। इस डीएल में और ई वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ये ऐसे सरफेस रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, या बोल दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। अभी पता चलेगा ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है कि नहीं है। देखो मान लो एंगल थीटा बन रहा है, आप किसी टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेके आते हो, ठीक है। तो बी से जब आप ए तक लेके आते हो तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, डेल डब्ल्यू। और वो वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन बी से ए आप लेके आ रहे हो, एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। सही बात है, डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क में, अपन जानते हैं। 11th क्लास का कुछ याद है, पहले का जो बचपन में पढ़ा था, थोड़ा सा याद रखो, डॉट प्रोडक्ट चलता है। तो ए से बी से ए तक मैं लेके जा रहा हूं एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये वर्क डन होगा यहां से यहां तक लाने का। अब मुझे फोर्स नहीं पता, मैंने कितनी फोर्स लगाई नहीं पता, तो ऐसे एज्यूम करके चलो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पूरा पैरेलल हो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पूरा पैरेलल होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इस टेस्ट चार्ज को बी से ए तक मूव कर देगी, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो जाएगा, तो बी से ए मूव कर देगी। इलेक्ट्रिक फोर्स उस केस में कितनी होगी, क्यू नोट ई वेक्टर। भाई होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, क्यू नोट ई वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट कर देगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया बी से ए तक का, कितना किया भाई, बी से ए तक का वर्क किया इसने, क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये फोर्स मुझे नहीं पता थी तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इस पे वर्क डन करती तो इतना करती, ठीक है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, क्यू नोट बी टू ए ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक बात है। अब मान लो ये वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ने। अगर मैं फिर से ए से बी टेस्ट चार्ज को लेके जाना चाहूं तो मुझे उतना ही इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा। जब एक्सटर्नल एजेंसी वर्क डन करती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो नेगेटिव साइन लिया जाता है, ये बात अपन जानते हैं। तो डेल डब्ल्यू में कितना लिख दूंगा, ये वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंसी करेगी नेगेटिव ऑफ क्यू नोट ए से बी तक लेके जाने में, समझ गए। या ऐसे समझ लो
कि जब इसकी लिमिट को फ्लिप किया तो आगे नेगेटिव का साइन आता है, तो लिमिट फ्लिप कर दी। ए से बी अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क डन कर रही है टेस्ट चार्ज क्यू नोट को लेके जाने में, तो वो वर्क डन भैया इतना होगा। चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। मान लो पॉइंट बी का पोटेंशियल बच्चों वी बी है, पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डेल वी है। ठीक है, तो डेल वी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए से बी तक लेके जाने में जो वर्क डन होगा, डेल डब्ल्यू पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही होता है। तो यहां से अगर मैं डेल डब्ल्यू निकालू तो कितना होगा, डेल वी इंटू क्यू नोट। इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर सकता हूं, कर सकता हूं भाई। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, ये वर्क डन भी मैंने किया ए से बी तक लेके जाने में, ये वर्क डन भी मैंने किया ए से बी तक लेके जाने में, पोटेंशियल डिफरेंस जब डेल वी था, तो भाई दोनों को कंपेयर करने पे क्या बनेगा, डेल वी क्यू नोट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू नोट इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब देखना क्यू नोट से क्यू नोट हो गया कैंसिल, बचा क्या, क्यू नोट से क्यू नोट हो गया कैंसिल, डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये एक गर्मा गर्म फॉर्मूला निकल के आया है पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रिलेशन होता है भाई। यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। अब आओ अपने पॉइंट पे, अपनी चल रही है थर्ड प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जिसको समझने के लिए अपन रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप चाहते हो 0 हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मुझे बताओ ई वेक्टर में एंड डीएल वेक्टर में एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, कितना एंगल करूं कि मैं डीवी मेरा 0 हो जाए, ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ई डीएल कोस थीटा, थीटा कितना हो 90, अगर 90 होगा तो डेल वी कितना हो जाएगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एंगल कितना हो, 90 डिग्री का एंगल हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा एंगल पे है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ये लो भाई परपेंडिकुलर, तो इस केस में आप इस टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हो सरफेस पे डीएल वेक्टर, और ये ई वेक्टर, एंगल कितना बनेगा बोलो 90, तो 90 का एंगल बनती, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। तो ये सरफेस क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो आया क्या फील, अभी समझ में आया अच्छे से, यहां से सब क्लियर हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तभी 0 होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, यानी कि सरफेस पे एंगल कितना होना चाहिए उनका, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये सरफेस रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब आप इस सरफेस पे कहीं भी टेस्ट चार्ज को मूव करते हो, कैसे भी मूव करते हो, दैट डजंट मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल ही तो रहा। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस सरफेस के, कहीं पे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लो 0 होगा, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। बोलो भाई सही बात है। अच्छा एक बात और समझ लेना, एक बात और समझ लेना इस फॉर्मूले की, अपन लिख रहे हैं डेल वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू बी ई वेक्टर और डीएल वेक्टर। ये डेल वी क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे लिखेंगे अपन इसको, देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, ए से चल रहे हैं, कहां पे चल रहे हैं, बी तक चल रहे हैं, तो डेल वी को मैं क्या लिखूंगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, ए से बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। समझ रहे हो, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल वाला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल वाला, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। अगर आप ए से बी चल रहे हो तो वी बी माइनस वी ए, अगर बी से ए चल रहे हो तो वी ए माइनस वी बी, वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है देखो वो 0 कब होगा, जब इनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। समझ गए, जब 90 डिग्री एंगल होगा तो डिफरेंस 0, डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए 0, इसका मतलब वी बी इक्वल टू वी ए। ये सरफेस जो है इस कंडीशन में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, दैट इज ए इक्विपोटेंशियल
सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, मस्ट बी परपेंडिकुलर, या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है भाई, ठीक है। अगर 90 डिग्री नहीं होगा, मान लो अगर पैरेलल हो, ये सपोज करो, मान लो ये जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दूं मैं इस टाइप से, ये मान लो आपका सरफेस है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सरफेस पे कहीं पे भी टेस्ट चार्ज मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बनेगा, 0 या 180। तो 0 या 180 बनेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा उस केस में बच्चों, उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इसमें सरफेस को पैरेलल रखता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया उस सरफेस पे। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मैंने सरफेस रखा तब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा और वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये बात हुई थर्ड प्रॉपर्टी की अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिश्ता क्या होता है। ठीक है, ये रिश्ता होता है इनका भी। आगे देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी जो बोलती है वो ये बोलती है बच्चों कि वर्क डन कितना हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करने में। बताओ भाई, 0 होगा कि नहीं होगा? 0 होगा भाई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा भाई, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू नॉट। अपन जानते हैं डेल वी ही अगर 0 है तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप टेस्ट चार्ज को कहीं भी घुमा दो, उसको कहीं से कहीं भी लेके जाओ, आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियली जब सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस की फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना भाई, ये जो अभी अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है इसको कुछ लोग बिना इंटीग्रेशन के भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग विदाउट इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं, वो भी ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी एल की जगह डी आर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ध्यान रखना ये ऑफिशियल मेथड नहीं है डेरिवेशन का। देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा और सोल्व करके बताता हूं आपको। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में और डीएल वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का है, ये सरफेस रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई और डीएल में एंगल कितना हो गया, 0। अगर ई और डीएल में एंगल 0 बना तो डीवी कितना बनेगा भाई, ई डीएल कोस 0, तो माइनस ऑफ ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ए टू बी डीएल। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इंटीग्रेशन ए टू बी डीएल जो है वो टोटल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया डी आर होगी, या मान लो डेल आर होगी, जो भी आप मानना चाहो इस क्वांटिटी को। तो क्या बनेगा इसको सोल्व करने पे, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डेल आर, तो ई क्या बनेगा यहां से, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर। ये रिलेशन आपको बुक में मिलेगा, ये रिलेशन देखा हुआ लगेगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल मेथड है, जो ऑफिशियल फंडा है, वो कुछ अलग तरीके का है, वो आपको डायरेक्ट इस रिजल्ट पे लेके आता है, ये सब चीजें वहां नहीं निकलती। बट ध्यान रखिए एक्चुअल में मेन फॉर्मूला जो ये है वो ये है, मैं चाहता हूं आप ये याद रखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सोल्व होते हैं आसानी से, इजीली क्वेश्चन सोल्व अप हो जाते हैं, और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसी से बनता है, ना कि इस फॉर्मूले से ये बनता है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल मेथड है एनसीईआरटी का, वो मेथड अपन इसी लेक्चर के पार्ट 2 में आपको बताएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट देता है। और अभी अपन ने जो मेथड डिस्कस किया है वो ऑफिशियल मेथड नहीं है, लेकिन उससे मेन फॉर्मूला अपना निकल के आ रहा है, जहां से न्यूमेरिकल्स अच्छे से अटेम्प्ट हो जाते हैं, इसको मॉडिफाई करके भी ये बना सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका सेकंड मेथड है इस डेरिवेशन का, जो ऑफिशियल एनसीईआरटी का मेथड है, वो मेथड डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही डेरिवेशन आता है जो डायरेक्ट आपको यहां लेके आता है, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर पे। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके पार्ट 2 में।
आज अपन ने ये किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई डेल वी क्या होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी आप अगर लिखे जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल वेक्टर। ये आज आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन भी हो जाते हैं और यहीं से वो फॉर्मूला भी निकल के आता है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसका मेथड भी आपको बता देंगे। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो अपन ने डिस्कस कर ली, क्या होती है कि भैया वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा 0 किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने में। अच्छा, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी भाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक नॉर्मल बात है, प्रॉपर्टी बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर जो कि यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? अब अपन जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? परपेंडिकुलर बना सकता हूं मैं हर पॉइंट पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो ये बन जाएगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है उस केस में इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी बच्चों वो क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम स्पेसिंग चलती रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि इस तरफ इंक्रीज हो रही है, इधर सोर्स चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव का नेगेटिव का, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा? जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जाओगे स्पेसिंग क्या होती जाएगी? इनकी डिक्रीज होती जाएगी। ध्यान रखना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना रहा हूं तो इनमें स्पेसिंग क्या होगी? हर जगह स्पेसिंग हर जगह सेम होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर इस तरफ इंक्रीजिंग होती तो स्पेसिंग डिक्रीज हो जाती, अगर डिक्रीजिंग होती तो स्पेसिंग इनके बीच की इंक्रीज हो जाती। समझ रहे हो? उल्टा चलता है काम। तो ये एक फिफ्थ प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं इसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखो भाई, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो क्या बोलती है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं तो क्या होगा? देखो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, अब आप जानते हो। ये जो सरफेस है, इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आपको मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती है, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो ये बात हुई इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। फटाफट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस यहां से, ठीक है। देखो सिंपल सा पहला क्वेश्चन, मान लो आपको एक डायपोल दे रखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव ऑफ क्यू रखा है, ये नेगेटिव ऑफ क्यू रखा है। ड्यू टू दिस डायपोल आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं। तो पहली बात तो अपन जानते हैं कि डायपोल के इक्वाटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या होता है? हर जगह सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है। तो एक सरफेस तो ये बन गया। अच्छा, और क्या बना सकते हैं भाई? देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो मैं अगर एक स्फीयर बनाऊं अच्छा सा गोल मटोल, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मैं एक स्फीयर और बनाऊं तो ये भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि जो आइसोलेटेड सिंगल चार्ज होता है उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो ये तो स्फेरिकल बन गए, और एक ये जो अपना इक्वाटोरियल प्लेन वाला सरफेस होता है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस डायपोल का होता है। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्लस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड माइनस ऑफ 2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड है बच्चों 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। आपको क्या करना है? इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपिक्ट करना है। कहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा?
एक नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, पता चल गया कि ये तो भैया डायपोल है, +2 -2। तो अगर डायपोल है तो डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस तो उसका इक्वाटोरियल प्लेन होता है। इक्वाटोरियल प्लेन क्या होता है? जो उसके सेंटर से पास करता है। सेंटर कहां पे होगा? अगर ये टोटल 5 सेंटीमीटर तो सेंटर कितने पे होगा? 2.5 सेंटीमीटर पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की पोजीशन क्या बनी? 2.5 सेंटीमीटर। यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, वो बनेगी। ठीक है। अगर मान लो डायपोल नहीं दिया होता, यहां +2 है, यहां मान लो -4 है, -3 है, तब उस केस में तो ये मानो इसी चीज को अपन थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली करें तब क्या होगा। ठीक है। मान लेते हैं, देखते हैं कि 2.5 ही बन के आता है क्या। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है। ठीक है। ये पॉइंट P जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों? x डिस्टेंस पे है। पॉजिटिव ऑफ 2 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अपन नहीं जानते कितनी डिस्टेंस पे है, पोजीशन फाइंड करनी है, तो मान लिया x पे है। ये x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है ना। x, ये x नहीं, ये वाला x। ठीक है। तो ये x आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई, पॉइंट P पे इस 2 माइक्रोकूलम की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? मान लेते हैं V1 कितना हो जाएगा? KQ, Q कितना है? 2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है भैया? x, ये V1 हो जाएगा। अच्छा, V2 कितना हो जाएगा? इसका मोड ले लूं, यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V2 कितना हो जाएगा भाई? पॉइंट P पे पोटेंशियल ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम कितना होगा? KQ अपॉन R, ये कितना बना? 5 - x, ये वाली डिस्टेंस 5 - x। 5 - x, कोई जरूरी नहीं है आप इसको मीटर में और ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, क्योंकि ऐसे ही अपना काम हो जाना। अपन को फाइंड करना है क्या? x फाइंड करना है। ये V1, इसका अगर मैं मोड लेता हूं तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव ऑफ 2k। ठीक है। ध्यान रखना, आप मोड लेके चलो यहाँ पे हर जगह। क्यों? क्योंकि अपन देखो, अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि पॉइंट P पे पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? 0। या मैं बोल सकता हूं हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे हो? तो भाई ये V1 भी आप मैग्नीट्यूड में लेके चलो, ये भी मैग्नीट्यूड में लेके चलो, क्योंकि ये नेगेटिव जो आ रहा है वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा है। ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव आगे एडजस्ट हो जाएगा जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। तो इसलिए इस नेगेटिव को आप यहां से हटा के मोड में लेके चलो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस का? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस पॉइंट P का? मतलब कि मैं बोल दूं भैया V1 - V2 0। या सिंपल सी बात है कि पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम ही तो होगा, हर पॉइंट पे सेम ही होगा, इक्विपोटेंशियल है तो V1 = V2। तो अगर मैं V1 = V2 लेके चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है? देखो 2k/x इज इक्वल टू 2k/5 - x। ये 2k से 2k कैंसिल, बना क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 - x इज इक्वल टू x, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। बोलो भाई बना क्या? वही आंसर निकल के आ रहा है, वही आंसर निकल के आ रहा है। x इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। इसके हाफ पे मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो अगर आपको डायपोल नहीं दिया हो, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, तब भी आप नॉर्मली इस मेथड से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो डिपिक्ट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जो अभी अपन ने रिलेशन फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उन दोनों से एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, समझ रहा है क्वेश्चन को? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप नहीं जानते यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नहीं पता। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के A पॉइंट से B पॉइंट तक, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है आपको? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। किसी टेस्ट चार्ज को मूव किया जाता है, फिर B पॉइंट से C पॉइंट तक उसी टेस्ट चार्ज को मूव किया जाता है। पहले A से B गए, फिर B से C गए। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी है? हाँ 3 सेंटीमीटर है भैया। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, अगर नहीं भी दे रखी है तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपको A से B किसी टेस्ट चार्ज को मूव किया, फिर B से C मूव किया। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आपको ये पूछ रहा है पहली बात कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है ए का वो बड़ा है या फिर पोटेंशियल है सी का वो बड़ा है, कौन सा पोटेंशियल इनमें से बड़ा होगा। तो देखो पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच की, अपन निकालते हैं। तो देखो टेस्ट चार्ज को ए से बी लेके गए, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मैं बोल देता हूं डेल वी ए बी, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो वी बी माइनस वी ए, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए टू बी, कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दो पॉइंट्स का, खत्म बात। ये नेगेटिव अपने आप एडजस्ट हो जाएगा कहीं पे अगर होना होगा तो, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दे रखी, अगर वैल्यू दी होती तो यहां पुट कर देते। चलो भाई, तो वी बी माइनस वी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, ये डिस्प्लेसमेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 0, ई डी एल कोस 0 कितना 1, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है देखो इस केस में। तो ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल नहीं बना, ये वाला बनेगा फिर तो, परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, दिखते ही पता चल गया ये इक्विपोटेंशियल है, और प्रूफ भी हो जाएगा देखो फिर से। तो बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ ई, अंदर बचेगा ए टू बी डी एल कोस 0 1 हो गया। ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना बना भाई, ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, टोटल लेंथ कितनी है 4, आंसर कितना बना माइनस ऑफ 4e। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होती मान लो कि 10 या 15 या कुछ भी वोल्ट पर मीटर, ध्यान रखना गलत नहीं लिखी है मैंने ये यूनिट, एक यूनिट आज आपने और सीखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि अभी रिलेशन निकाला था ना E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, वोल्ट पर मीटर। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यही दी हुई आती है, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से ये एक यूनिट और बनती है वोल्ट पर मीटर। चलो, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस बना आपका ए और बी का, डेल वी ए, एक बात। अच्छा, दूसरी बात जो डेल वी बी सी बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, फाइनल पोजीशन वी सी, इनिशियल पोजीशन वी बी, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चल रहे हो, बी से सी तक, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। बच्चों ई वेक्टर में और डीएल वेक्टर में एंगल कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना 90, एंगल 90, तो क्या हुआ फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, cos 90 0, मतलब बी सी और वी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब बी और सी सेम पोटेंशियल पे है, तो ये बी सी क्या बना आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी पुट हो सकता है कि इन तीनों सरफेस में से कौन सा सरफेस इक्विपोटेंशियल है, ये वाला इक्विपोटेंशियल है, ठीक है। अब मान लो मैं इन दोनों आंसर को डेल वी ए बी और डेल वी बी सी, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा भाई, इन दोनों को एडअप कर दूं तो इन दोनों को एडअप करने पे क्या मिला बताओ। देखो इनको ऐड करने पे वी बी से वी बी से वी बी गया, बचा क्या फिर, अरे रुको एक मिनट, हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई ये क्या बन रहा है यहाँ पे डेल वी ए बी, तो फाइनल पोजीशन क्या है वी बी माइनस वी ए, गलत लिख रहे थे क्या यहाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल यही होगा, वी बी सी, तो फाइनल क्या है वी सी माइनस वी बी, बी टू सी, ठीक है, ए टू बी, सही है। अब सही है, कुछ गलती हो जाती है कई बार, कोई बात नहीं। इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने पे क्या होगा वी बी से, तो वी बी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वी ए सी कितना बनेगा भाई, डेल वी ए सी, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन गया क्या, देखो वी सी माइनस वी ए बन गया, या वी सी माइनस वी ए, यही तो बचा। कितना बनेगा भाई, इसको ऐड किया कितना बना माइनस ऑफ 4e बना, ये रिलेशन बन गया है अपने पास में। सी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना माइनस ऑफ 4e, उतना ही जितना कि इनके बीच का है उतना ही इसका और इसके बीच का बना, सिंपल। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वीए बड़ा है कि भैया वी सी बड़ा है, बताओ वीए बड़ा है कि वी सी बड़ा है। जब छोटे में से बड़ा माइनस होता है तभी नेगेटिव का साइन बनता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वी सी तो छोटा है, वी ए क्या है बड़ा है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, सी का पोटेंशियल कम है,
तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, सी का पोटेंशियल कम है। ये लो भाई, खत्म बात। ठीक है, ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल कम है। और वैसे भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज ही तो होता है। ये जैसे मान लो कोई सोर्स चार्ज था, अपन इससे दूर चल रहे थे, तो इसके पास में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फिर दूर जाते जाते कम हो जाएगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा हुआ, ए का, कम किसका हुआ, सी का, क्योंकि वी सी माइनस वी अपना क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। ये बात हुई बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के बारे में और रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसी वीडियो का लेक्चर नंबर पार्ट 2 है, उसमें आपको ऑफिशियल मेथड बताएंगे एनसीईआरटी का, जिससे ये रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है, E = -dV/dr। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एरो फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।